नमस्कार, हमारी खास पेशकश इंडिया की आवाज में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश हो गया, लेकिन जिस कड़वी दवा की मोदी हमेशा ही बात करते आए हैं, वैसा इस बजट में कुछ नहीं दिखा। अरुण जेटली ने बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स में राहत दी, वहीं महिलाओं और युवाओं का भी ध्यान रखा गया। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी कई घोषणाएं हुई, लेकिन इस बजट से विपक्ष बिल्कुल खुश नहीं। उन्होंने इस बजट को आम लोगों के साथ एक धोखा बताया है। अब तारीफों और आलोचनाओं के बीच ये आपको तय करना है कि मोदी सरकार का ये बजट आपके लिए कितना फायदेमंद है, किस तरीके का रहा है, आप कितने खुश हैं, ये आपसे ही हम जानेंगे। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे और माना जा रहा था कि बजट में सरकार कई कड़े फैसले ले सकती है। लेकिन अपने पहले बजट में सरकार ने कड़वी दवाई पिलाने की बजाय कई लोक लुभावन योजनाओं को तरजीह दी है। बजट 2014 में करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने आम बजट में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का ऐलान किया है। यानी अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन फायदा सिर्फ इतने भर ही नहीं है। नए बजट में नौकरी पेशा लोगों की जरूरतों का खास ख्याल रखते हुए वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट में 80C के तहत निवेश पर छूट की सीमा 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई है। इसी तरह होम लोन के ब्याज दर पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। However, with a view to provide small and marginal taxpayers and relief to small and marginal taxpayers and senior citizens, I propose to increase the personal income tax exemption limit by rupees 50,000, that is from rupees 2 lakhs to rupees 2.5 lakhs in the case of all individual taxpayers. साथ ही देश के युवाओं को भी कई सौगातें मिली हैं। बजट में युवाओं के शिक्षा, रोजगार और स्पोर्ट्स पर जोर दिया गया है। इसके तहत देश में 5 नए IIT और 5 IIM खोलने की घोषणा भी की गई है। I also intend to set up 5 more IITs in Jammu, Chhattisgarh, Goa, Andhra Pradesh and Kerala. 5 more IIMs would be set up in the state of Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Orissa and Maharashtra. I propose to set up an amount of rupees 500 crores for this. मोदी सरकार ने देश की महिलाओं का भी खास ख्याल रखा है। बेटियों की शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहरों को फंड देने और NCR में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर्स खोलने का ऐलान किया गया। Therefore, I propose to launch the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, which will be focused scheme, which will help in generating awareness and also improve the efficiency of the delivery welfare services meant for women. I propose to set aside a sum of rupees 100 crores for this. बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान किया है बुनियादी ढांचे में FDI के निवेश का, जिसके जरिए बड़े शहरों में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार ने फिलहाल 7,060 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के लिए भी FDI को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश की आस्था का केंद्र गंगा की सफाई के लिए भी नमामि गंगा परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। I propose to set up an integrated Ganga conservation mission called the Namami Ganga and set aside a sum of rupees 2,037 crores. A project of river Ganga called the Jal Marg Vikas will be developed from Allahabad to Haldia to cover a distance of 1620 kilometers, which will enable commercial navigation of at least 1,500 tonnage vessels. साथ ही बजट में 8,500 किलोमीटर तक के नए नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन सब के अलावा कृषि, ऊर्जा क्षेत्र और मेट्रो परियोजनाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। Proposed investment in the National Highway Authority of India and the state roads of an amount of rupees 37,880 crores, which will include rupees 3,000 crores for the Northeast. वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने भले लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया हो, लेकिन इनके क्रियान्वयन के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। जो आज का बजट रखा गया, इसमें कोई देश की जनता को कोई खास राहत मिलने वाली नहीं है।
तो ये केवल लोगों को केवल गुमराह किया गया है और बहुत कुछ इन्होंने योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन उसमें बजट में कोई धन का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में कुछ है ही नहीं। आप देखिए बजट में केवल इन्होंने खुश किया है बड़े बड़े घराने को, कुछ पूंजीपति। कृषि के बारे में बात करते हैं और कृषि के अंदर 7,250 करोड़ रुपए कम किया गया। सोशल सेक्टर में 1,13,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो सरकारी खर्चा कम किया। इसका मतलब क्या है? आम लोगों के लिए जो सरकारी निवेश है, जिसके चलते हुए रोजगार पैदा होता है, जिसके चलते हुए लोगों के हाथ में खरीदने की आमदनी बढ़ती है, वो लोगों के अंदर खरीदने की शक्ति को आपने घटाया। There is nothing for poor people, and I have already told you all welfare measures are also not given importance in here. All I can say in the language of studied moderation is we and the nation expected much more, much more. All these tall claims, all these campaign promises, and खोदा पहाड़ निकला चूहा। सबके साथ धोखा हो गया, ये धोखा दिया गया। ये लोग अहंकार में, बहुमत के अहंकार में डूब गए, एकदम आग लग गया। फिर मार्केट में सब महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है जब से बीजेपी ये सत्ता में यहाँ आई है। पहले तो था ही। वहीं बजट के बाद शेयर बाजार की तरफ से भी नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद पाले शेयर बाजार से आए पहले रिएक्शन ने ये बताया कि मजबूत आर्थिक सुधार की राह पर चलने का सरकार का दावा फिलहाल पूरा नहीं हुआ है और एक बार फिर सरकार ने लॉलीपॉप थमा दिया है। इस बात को पुख्ता वित्त मंत्री अरुण जेटली का लोकसभा में बजट के दौरान दिया गया वो बयान भी करता है, जिसमें उन्होंने टैक्स छूट का ऐलान करते हुए अपनी मजबूरी के संकेत दिए। आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। वहीं दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की संभावना है। यानी बड़े राज्यों में चुनावी मौसम को देखते हुए एक बार फिर सरकार के फैसलों की दिशा में सियासी मजबूरी आड़े आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब लोगों का भी यहाँ पर हमें रिएक्शन देखना शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर है 012025111063, 180018011525। गौरव एक दर्शक है मथुरा से। गौरव, किस तरीके का बजट ये आपको लग रहा है? कितनी उम्मीदें पूरी हो गई आपकी? जी मैम, मुझे तो ये बजट बहुत अच्छा लगा है। हमें इससे हमारे बाबा की जो पेंशन में कटता था वो भी कम हो गया और मम्मी पापा की भी कम हो गया। और इससे जो सिगरेट पे हमारा बढ़ाया गया टैक्स, इससे हमारे युवा को के लिए जो हानिकारक होता था वो भी कम हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। और एक और दर्शक बस्ती से हमारे साथ है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं इस बजट से आपकी? इस बजट से उम्मीदें तो जो पूरी हुई, सबसे ज्यादा जो दुख है इस बजट से कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई। रेल बजट में भी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई और इस बजट में भी। लेकिन इस बजट में तो बहुत सारी चीजें मिली हैं। एक तो आपका सारनाथ से लेकर वाराणसी गया के बीच 5 IIM खोले, 5 IIM 5 IIT की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश को न कोई नया IIT मिला, न कोई नया IIM मिला। उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही IIT है। नहीं है ना, तो और बढ़ाई जा रही है संख्या। यूपी की आबादी और यूपी को, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ तो शुरुआत होनी ही पड़ेगी। जहाँ ऑलरेडी है वहाँ तो एक चीज मिली हुई है, जहाँ बिल्कुल नहीं है वहाँ के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी शैक्षिक संस्थाओं की कमी है। उत्तर प्रदेश का जो ढांचा है, उत्तर प्रदेश से जिस तरह से विश्वास किया था भाजपा को, 80 से 73 सीटें उत्तर प्रदेश। रेल बजट में भी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से मैं हूँ, पूर्वांचल की उपेक्षा की गई। और इस आम बजट भी उत्तर प्रदेश इस बार आपके पूर्वांचल में ही एम्स बनने की बात निकलकर सामने आ गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आपने अपनी बात रखी। और शरद एक और दर्शक है हमारे साथ। शरद, आप भी बात रखिए अपनी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो 80D के अंदर जो छूट होती है उसके लिए कुछ वो नहीं हुआ है, वो 25,000 होनी चाहिए थी। यानी उसकी जो लिमिट थी वो और ज्यादा होनी चाहिए थी। चलिए, आपने बहरहाल अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो एक सवाल यहाँ पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम कई जो दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हमारे साथ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ भी एक और IIT दे देते, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है, कम से कम जो पेंशन योजनाओं की बात यहाँ पर की जा रही है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कई लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सूर्यकांत एक दर्शक है एटा से। सूर्यकांत जी, कितने नंबर देना चाहेंगे बजट को? बजट को मेरे हिसाब से 80% नंबर मिलने चाहिए। और यहाँ पर जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने वो बहुत अच्छा बजट पेश किया है। खासतौर से जो आयकर की सीमा 2.5 लाख की है, इससे जो है बहुत ही अच्छा संदेश गया है मिडिल क्लास में। और हमारे ख्याल से वित्त मंत्री जी को 75% नंबर इसमें दिए जा सकते हैं। और जो उन्होंने जिस सेक्टर में, खासतौर से जो सड़कों के सेक्टर में, और ये 500 करोड़ रुपए जो नए 4 रैम्स के लिए दिए हैं, ये भी बहुत अच्छी नई युवाओं के लिए बात है। निश्चित रूप से ये देश के लिए अच्छे दिन लाने वाला बजट कहा जाएगा और इससे जो है देश को एक नई दिशा मिलेगी। जो मोदी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इससे नई दिशा मिलेगी, एक नया विजन है और एक नए डायरेक्शन में बढ़ने की तैयारी है। बहरहाल हम ये जानने की लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने खुश हैं, सीधे उनसे बातचीत करके। रवि एक दर्शक है हमारे साथ। रवि, कितने खुश है? क्या लग रहा है, उम्मीदें हो गई इस बजट से आपकी पूरी? नहीं, बजट कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। क्या लग रहा था, क्या होना चाहिए था फिर? सर मैडम, चुनावी घोषणा में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि हम रोजगार देंगे। तो अब उसमें बेरोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं है इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, इस बात से थोड़े निराश हैं ये। एक और दर्शक है हमारे साथ, दिनेश है एटा से। दिनेश, आपके सपनों को साकार किस हद तक किया इस बजट ने? इस बजट ने जो सपनों को साकार की बात जो कर रही हैं आप, तो उसमें माननीय जेटली जी ने इस बजट में जो 2 लाख से 2.5 लाख तक की जो 50,000 की जो सीमा बढ़ा दी है, तो वो इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। प्लस आपका जो है उसमें छूट पर जो उन्होंने दिया है, जो 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख छूट कर दी है टैक्स को, उसमें जो होम लोन पर वगैरह पे, उससे भी काफी लोगों को राहत मिलेगी। इस तरीके से ये गरीबों का भी बजट है, अमीरों का भी बजट है। मतलब संतुलित बजट आप कहना चाहते हैं? संतुलित बजट है, ये अच्छे दिन आने वाले हैं। भाजपा ने जो सोचा था वो करके दिखा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो हालांकि यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया, मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है सामने। कुछ तो कह रहे हैं बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में कुछ कर दिया जाता, उत्तर प्रदेश को भी IIT दे दी जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बहरहाल ये जिस तरह से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अब एक लक्ष्य है, एक मिशन है, उसको आगे बढ़ाना है, आधुनिक भारत को आधुनिक तरीके से वाकई उसकी पहचान दिलाने के लिए। पंकज एक दर्शक है बरेली से। पंकज, आप भी बात रखिए अपनी, कितना संतुलित इसे मानते हैं इस बजट को? टीवी का वॉल्यूम कम करिए पंकज और इसके बाद बात रखिए। जी, बजट काफी बैलेंस है और पिछली गवर्नमेंट ने काफी कुछ नहीं किया था। जो एम्प्लॉयड थे उनके लिए जो लिमिट नहीं बढ़ाई थी वो इस बजट में काफी हद तक बढ़ी है। मैं के हिसाब से बहुत अच्छा बजट है एक एवरेज आम आदमी के लिए मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अजय एक और दर्शक है हमारे साथ। अजय, आपको क्या लग रहा है कि वाकई क्या हर वर्ग को राहत मिल पाई है इसमें? ये बजट सही मायने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जैसे कि ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये जो दो योजना जो है, ये नॉर्थ ईस्ट में इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पैसा ना बर्बाद हो जाए। खास करके आसाम में इस तरह का जितने भी योजना है, ये सब सही मायने में अमल में नहीं आता है। इसका पैसा इधर उधर हो जाता है। ये आज की बात नहीं है, ऐसे योजना बहुत सारा है, लेकिन इस सरकार के द्वारा अगर इस पर नियंत्रण रखा जाएगा तो शायद कुछ काम आ सकता है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो ये देखिए आप, जो लोगों की राय है
कुछ तो बहुत खुश हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी तरह से पूरी भी हो गई हैं। लेकिन वाकई हर एक बात के जिस तरह से दो पहलू होते हैं, किसी भी चीज में पूरी तरीके से संतुष्ट कर पाना किसी को भी बहुत मुश्किल होता है, और यही मुश्किल सरकार के सामने भी है। हालांकि सरकार का कहना है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की गई हैं, एक विजन के साथ एक दिशा दी गई है, दिशा के साथ आगे बढ़ने की। लेकिन ये भी सरकार की ओर से कहा गया है कि दरअसल सब्सिडी कम करने की जरूरत है। दिलीप एक दर्शक है कर्नाटक से। दिलीप, कितनी मुश्किलों को हल कर दिया इस बजट ने आपकी? मैडम देखिए, इसमें तो महंगाई बहुत बढ़ी है मैडम। और दूसरी बात कर्नाटक के लिए तो कुछ भी बजट में नहीं है मैडम जी, है ना मैडम? कर्नाटक के लिए कुछ भी नहीं है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ये नहीं किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जी। यानी कि कर्नाटक के जो लोग हैं वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक एक दर्शक है हमारे साथ वाराणसी से। अभिषेक, वाराणसी को तो बहुत कुछ दिया गया है, कितने खुश हैं इससे आप? मैम बिल्कुल खुश है मोदी जी के इस बजट से, लेकिन मुझे लगता है सारे चीजें इनकी योजनाएं अच्छी, इन्होंने जो योजनाएं बनाए, बुलेट ट्रेन और काफी चीजें उनको काफी अच्छी की, लेकिन इनको स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, जो गरीब बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो बहरहाल बजट के बाद बीजेपी नेता जहां इसे आम लोगों का बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्षी इसे महज छलावा बता रहे हैं। देखिए, ये बजट बहुत ही निराशाजनक है, और जहां ये कहा गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बजट के साथ ही देश के लोगों के बुरे दिन आना प्रारंभ हो गए। जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति दी गई बढ़ा के, जिस तरह से बीमा के क्षेत्र में दिया गया, देश की सुरक्षा को खतरा, देश की संस्थाओं को खतरा, और गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अमीर लोगों के लिए, साधन संपन्न लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए सिर्फ इस बजट में है, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कुछ भी नहीं। देखिए, ये प्रैक्टिकल बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है, और देश की विकास की गाड़ी को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ तेजी से ले जाने वाला। सर, पिछली जो योजनाएं थी सिर्फ उनका नाम बदल गया है, विपक्ष का ये कहना है। नहीं, अब विपक्ष को तो कुछ भी कहने की आदत है, क्योंकि उनके 10 सालों के कुशासन का पूरा इतिहास तो हम बता। आम आदमी को जो टैक्स में अब छूट में राहत दी गई है, उस पर कुछ देखिए, ये अभी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई आखिरी बजट है। देखिए, 10 वर्षों में जिस तरह से एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर के हाथों में देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के करीब थी, जहां हम अपने फिस्कल डेफिसिट पर 4.5% तक आ चुके हैं, आज हमें ये सोचना होगा कि हम पूरे देश को प्रदेशों में नहीं बांट सकते, क्षेत्र में नहीं बांट सकते। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के लिए जो योजनाएं जो घोषित की गई हैं वो पूरे देश के लिए हैं। आप समझते हैं कि अगर सर्विस क्लास के लिए जो स्लैब 2 से 2.5 लाख रुपए बढ़ाई गई है, क्या वो किसी एक राज्य के लिए? या गंगा की सफाई की जो बात की गई है, क्या उस समय उत्तर प्रदेश का फायदा नहीं है? क्या लखनऊ के लिए जो मेट्रो की बात की गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश नहीं है? क्या उद्योगपतियों के लिए जो एक्साइज ड्यूटी कस्टम्स के अंदर जो चेंजेस लाए, क्या वो नोएडा और वहां के उद्योगपति उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए नहीं है? गंगा को पॉल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं मोदी, लेकिन हम उस पर जहाज चलाएंगे। गंगा के विषय में कोई भी दो रूप नहीं हो सकते, दो विषय नहीं हो सकते, दो मत नहीं हो सकते। बात गंगा की नहीं है, बात देश को बरगलाने और उसके बाद देश के अंदर ऐसे मापदंड लाने जिनके आधार पर कुछ काम न हो। इसमें कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई गति नहीं है, इसमें कोई नई सोच नहीं है। गंगा के ऊपर कई प्लान्स आए हैं, हमको अभी तक ये नहीं बताया है कि कितने समय में किस मूलभूत रूप से गंगा बदली जाए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि गंगा की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट है, लेकिन जहाज चलाएंगे तो काफी विपक्ष ने बोला है कि इस पर जहाज के विषय में नहीं बोलने वाला हूँ कुछ भी। मुझे चाहता हूँ मैं एक सही संरचना हो, सूक्ष्म रूप से, सिर्फ बातचीत न हो, स्वप्न न हो, वायदे न हो। तो लोगों की राय भी आपने जानी और विपक्ष की राय भी आपने जानी। बहरहाल यहां रुकेंगे, लेकिन बजट पर जो चर्चा है उसको आगे भी बढ़ाएंगे।